हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में पूरी तरह से व्याख्या किया गया है, एक एक ऑप्शन को व्याख्या किया गया है और इसमें कई एक क्वेश्चन से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देकर उन्हें किसानों से लगान वसूलने का काम दिया गया। दूसरा कथन है, इस व्यवस्था के अनुसार जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल होता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। और तीसरा है, इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी भी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नीचे दिया गया है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इसका, उपरोक्त में से एक से अधिक सही आंसर होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। तो इसमें पहला व्याख्या देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंप दिया गया। अतः इस प्रकार देख सकते हैं कथन एक सही है। और इस व्यवस्था में जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाएगा, परंतु यह शर्त केवल जमींदारों के लिए थी, न कि किसानों के लिए। जमींदार किसान से लगान की मांग बढ़ा सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी। इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे और जमीन सुधार पर ध्यान देंगे। परंतु जमींदारों ने ऐसा नहीं किया। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ही अधिक था। आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे, तभी आपको पूरा अच्छा लगेगा वीडियो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। और जमीन पर उसका अधिकार भी सुरक्षित नहीं था। ऐसे में किसान कर्ज में फंस जाता था। उत्पादन घटने से लगान भी नहीं चुका पाता था। अतः इस प्रकार कथन 3 क्या है? गलत है। और तीसरा जो है, जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। अतः कथन 2 क्या है? सही है। तो प्रश्न को एक बार और देखेंगे। अगर यहाँ पे जो सही आंसर होगा, पहला और दूसरा, यहाँ पे जो पहला और दूसरा कथन होगा वो सही होगा। बाकी जो तीसरा कथन होगा, तीसरा कथन क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तो तीसरा कथन में क्या बोला गया है? इसके अंतर्गत किसान से तय राजस्व को कभी बढ़ाया नहीं जा सकता था और जमीन पर किसान का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। तो यही ऑप्शन गलत है। जो जमीन पर अधिकार था वो सुरक्षित नहीं रखा गया था। वो यहाँ पे लिखा है सुरक्षित रखा गया था, जबकि जो एक्सप्लेनेशन में हमने देखा कि जो जमीन पर किसानों का अधिकार था वो सुरक्षित नहीं था। सुरक्षित नहीं था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महालवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही नहीं है। भूल से हम लोग सही वाले पे ट्रिक कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग ने तैयार किया था। तो ये ऑप्शन गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग से नहीं तैयार नहीं किया था। इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई, इसमें पूछा कौन सही नहीं है। इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी। निर्धारित इकाई क्या थी? महाल थी। तो ये बिल्कुल सही है। जिसका अर्थ गांव या गांवों का समूह था। इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं थे। यह भी सही है। इसमें कंपनी द्वारा कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों को दिया गया था। तो यह आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? चौथा जो हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर देखते हैं, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो केवल एक, केवल दो, केवल चार, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें कथन 1 और 4 दोनों सही हैं। कथन 1 और 4 इसमें ऑप्शन के हिसाब से दोनों सही हैं, क्योंकि ये है दोनों क्या, इसमें पूछा है सही नहीं है, तो इसमें 1 और 4 दोनों सही नहीं है। 1 और 4 दोनों सही नहीं है।
तो इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम में देखेंगे, उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था महालवाड़ी बंदोबस्त तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया था। अतः इस प्रकार कथन हमारा एक क्या है, गलत है। तो हाल्ट मैकेंजी ने जो महलवाड़ी व्यवस्था थी उसको तैयार किया था, 1822 में ही इसको लागू किया गया था। इसमें महाल मतलब गांव या गांव के समूह को राजस्व की इकाई तय किया गया, जिसका अर्थ एक गांव या गांव का समूह था। तो महाल का यहाँ पे अर्थ दिया गया है, महाल का अर्थ होता है एक गांव या गांव का एक समूह। इसमें गांव के एक एक खेत के अनुमति राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इसमें राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय-समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। अतः कथन 2 और 3 दोनों सही हैं। इसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। अतः कथन 4 गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, जो कथन 4 कह रहा है, इसमें कंपनी द्वारा एकत्र करने का दायित्व तो जमींदारों को दिया गया था, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका जिम्मा था वो जमींदारों के बजाय गांव के मुखिया को दिया गया था। तो यहाँ पे गलत, कथन नंबर 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं हम लोग। इस प्रकार से जो इसमें होगा कथन ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि पहला और चौथा दोनों गलत हैं। प्रश्न नंबर 3, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। दूसरा है, दक्षिण में परंपरागत जमींदार के अभाव के कारण सीधे किसान से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। और तीसरा है, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया था। जी बिल्कुल सही है। दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया, यह भी सही है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है, इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया था, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया कथन जो है वो तीनों सही है, तीनों इसमें सही है। तो इस प्रकार उपरोक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा। चलिए, रैयतवाड़ी, अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू की गई थी। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। दूसरा कथन, जो एक्सप्लेनेशन है, टॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया था, अतः इसे मुनरो व्यवस्था भी कहा जाता है। धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई थी। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि सीधे किसानों यानी कि रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, और जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, जो पीढ़ियों से जमीन पर खेती करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका तर्क यह था कि सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ही जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत में नील की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंग्रेजों द्वारा अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी, जिसकी यूरोप में बहुत मांग थी। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। और तीसरा कथन है, नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें देखते हैं जो कथन सही होंगे, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का, इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। तो आ जाइए, फिर से हम लोग कथन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा
अपने लाभ के लिए पैदा कराई जाने वाली मुख्य फसलों में से एक थी नील की खेती, जिसकी यूरोप में बहुत ही मांग थी। तो पहला कथन तो एकदम सही है। नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, निज और रैयती। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो नील की कटाई के बाद उन खेतों में धान की खेती नहीं की जा सकती थी, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि उपरोक्त जो तीनों कथन है तीनों सही है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं पीछे। आ जाइए यहाँ पे। तो इसमें उपरोक्त तीनों कथन सही हैं। अब यहाँ से देखते हैं, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में अपनी ज़रूरत के हिसाब से विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की खेती करा रहे थे, जिसमें नील और अफीम भी शामिल था। नील एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगने वाली फसल है। तो यह भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नील की कौन से क्षेत्र में उगने वाली फसल है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगने वाली फसल है। अन्य फसलों में भी कुछ निम्नलिखित उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे बंगाल में पटसन की खेती करते थे, असम में चाय की, और संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ने की, और पंजाब में गेहूं की, और महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की खेती प्रचलित थी, और मद्रास में चावल की खेती। तो आ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है। यूरोप के वोड नामक पौधे की तुलना में नील का पौधा बेहतर रंग देता था, जिस कारण भारतीय नील की यूरोप में बहुत मांग थी। भारत के आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा कलमकारी छापे से लेकर ब्रिटेन के कलाकारों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न फूल वाले छापों में नील का प्रयोग होता था। नील का प्रयोग होता था। नील की खेती यहाँ से देखेंगे मुख्यतः दो तरीके से की जाती थी, निज और रैयती। निज खेती व्यवस्था क्या थी, तो इस व्यवस्था में बागान मालिक या तो खुद अपनी जमीन में, या जमीन खरीद कर या भाड़े पर लेकर मजदूरों द्वारा खेती कराते थे, निज खेती व्यवस्था में। और रैयती व्यवस्था में इसके तहत बागान मालिक गांव के मुखियाओं या रैयतों के साथ एक अनुबंध करते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत करता था। मतलब एक कंडीशन रखा जाता था, जो उस कंडीशन पर दस्तखत करता था उसे नील, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, उसे नील उगाने के लिए कम ब्याज पर कर्ज मिलता था, और कर्ज लेने वाले को कम से कम 25% जमीन पर नील उगाना होता था, और बागान मालिक बीज और उपकरण देते थे, जबकि बुआई और देखभाल काश्तकार करता था। और नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थीं, और वह मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। इसलिए नील की कटाई के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी। इसलिए प्रश्न छूट गया था वो। नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियों का समर्थन भी मिल सकता है। अतः मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर नील विद्रोह शुरू कर दिया था। अतः यहाँ पे जो कथन एक होगा सही है। तो कथन छूट गया है, लेकिन आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। विद्रोह के व्यापक होने पर नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग बना, जिसने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रैयत के फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहें तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर किसानों की दुर्दशा को देखने की न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने इस दौरे के बाद नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत की थी। अतः कथन 3 सही है। तो कथन छूट गया दोस्तों, आप लोग एक्सप्लेनेशन से ही कुछ कंटेंट देख सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश काल में झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काटकर तथा वहां की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ करके खेती करते थे। ऐसी खेती करने वाले किसान पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे,
और घुमंतू खेती को ही झूम खेती कहा जाता था। तो इस प्रकार से देख सकते हैं इसमें कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो झूम खेती है उसे घुमंतू खेतों के ही सॉरी घुमंतू खेती को ही झूम खेती कहा जाता है। और इसमें लोग जंगलों में छोटे भूखंडों के पेड़ों के ऊपरी हिस्सों को काट कर तथा वहीं वहीं की घास व झाड़ियों को जलाकर साफ कर देते थे। राख को जमीन पर फैला देते थे, फिर उसकी खुदाई कर बीज बिखेर कर खेती करते थे। कुछ वर्षों तक प्रायः 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती थी, इस भूमि पर खेती की जाती थी। इसके पश्चात वे दूसरी जगह चले जाते थे, जहाँ जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई सालों तक प्रति कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए, इस तरह से वो पड़ी रहती थी। दूसरा है, घुमंतू किसान सामान्यतः पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। भारत के कुछ अन्य हिस्सों में घुमंतू किसान रहते थे। गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में यह अभी भी जारी है। और गुजरात की भील जनजाति भी घुमंतू खेती करते थे। यहाँ पे पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि गुजरात की जो भील जनजाति है वो कौन सी खेती करती थी, तो वो अभी भी झूम खेती या घुमंतू खेती करती है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।